Hey everyone, hello everyone. So welcome back to my channel and ये चाइल्ड डेवलपमेंट के यूनिट 1 का सेकेंड लेक्चर है एंड होप आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या क्या बता दिया था। लास्ट लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस बताया। बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है ना। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, हमें अभी तक सिमिलर लगते थे, सिनोनिम्स लगते थे, सिनोनिम्स है, बट चाइल्ड डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में देखें तो ये अलग अलग चीज़ें हैं थोड़े। फिर हमने डेवलपमेंट के डोमेन्स के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमें डेवलपमेंट के से ही इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना था। मतलब ग्रोथ के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं जानती थी, वो तो हमें डेवलपमेंट के बारे में जाना था, तो इसलिए हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस पढ़ लिया। बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस आता है, ठीक है। एंड या चैप्टर के एंड में, यूनिट के एंड में, सॉरी मैंने आपको बताया था जैसा कि यूनिट और चैप्टर में डिफरेंस हो गया होता है भाई। यूनिट के एंड में एंड आपको मैं सारे क्वेश्चंस मेंशन करूँगी आंसर्स के साथ, जो एग्जाम्स में आ रखे हैं अभी तक, ठीक है। सो नॉट टू वरी, कुछ ऐसा छूट भी जाएगा तो वो क्वेश्चन आंसर्स में कवर हो जाएगा, राइट। क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, बट वही जब क्वेश्चन में वही चीज़ जब क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उसे हमें समझने में, हम क्या लिखे, कहाँ से लिखे, कैसा लिखे, समझ में नहीं आता। तो अगर हम वही क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में उसे अलग से पढ़ लेंगे तो हम और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लिया, फिजिकल, कॉग्निटिव। फिजिकल में क्या होता है, बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं, राइट। कॉग्निटिव में ब्रेन से रिलेटेड होता है, मतलब नॉलेज, स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें में डेवलपमेंट होता है कि कैसे बच्चे थिंक करते हैं, सोचते हैं, चीज़ों को फिगर आउट करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। देन हमने पढ़ा इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें चिल्ड्रन जो है पर्टिकुलर चीज़ को लेके उनकी इमोशंस किस तरह से होती है एंड ऑल, फ्रेंडशिप वगैरह, और ये पॉजिटिव चेंज लाता है सोसाइटी में, राइट। नाउ फिर हमने पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ा था कि टोटल 5 पीरियड्स होते हैं डेवलपमेंट के। पहला तो प्रीनेटल पीरियड, जिसमें बच्चा कंसेप्शन से बर्थ तक का बीच का होता है, मतलब ये 9 मंथ का पीरियड जो है वो प्रीनेटल पीरियड होता है, ठीक है, बर्थ होने से पहले तक का समय, और जब वो बर्थ हो जाता है। और इसमें रैपिड चेंज होता है ना, कि इसमें एक वन सेल ऑर्गेनिज्म जो है एक ह्यूमन बेबी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड में हमने क्या पढ़ा, इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड में पढ़ा कि जब वो बच्चा बर्थ हो जाता है उसका, तब से लेकर 2 साल तक के बीच का जो चेंज होता है, इस पीरियड में भी ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं बॉडी में। ब्रेन हमारा नहीं, मतलब बेबीज का जो होता है उनका ब्रेन डेवलप होने लगता है, मर्ज होने लगता है, और ब्रेन की वजह से ही उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटर, परसेप्चुअल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज जो है वो बिल्डअप होने लगती है। लैंग्वेज उनका बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज होता है। एंड अर्ली चाइल्डहुड में हमने पढ़ा था कि जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल के बीच का होता है तो वो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड होता है। इसमें जो बॉडी है वो लॉन्गर और लर्नर होने लगती है, कि मतलब इस एज में वो बहुत कुछ सीखते हैं। मोटर स्किल और ज़्यादा रिफाइन होने लगती है। चिल्ड्रन जो है और ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ सफिशिएंट होने लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड मैं अभी बस रिवीजन करवा रही हूँ, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो देन प्लीज़ एक बार लेक्चर 1 विजिट करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा लिंक। नाउ अगर मिडिल चाइल्डहुड की बात करें, दैट इज़ फ्रॉम 6 to 11 ईयर्स, तो इसमें जो चिल्ड्रन है और ज़्यादा वर्ल्ड को वाइडर वे में समझने लगता है, लर्न करने लगता है, और वो नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में मास्टर होने लगता है, जिसकी वजह से वो एज अ अडल्ट की तरह रिजेंबल होगा आगे। उसके लिए मतलब उसको तैयारी करवा रहे हैं अडल्ट बनने की। एथलेटिक एबिलिटीज़ इंप्रूव हो जाती है बच्चों की, ठीक है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मोरालिटी, फ्रेंडशिप, ये सारे जो हॉलमार्क्स है इस मिडिल चाइल्डहुड के, राइट। अरे यार ये क्या हो रहा है ना। एडोलेसेंस में हमने पढ़ा था 11 to 18 ईयर्स। इसमें हम अडल्टहुड की तरफ जाने लगते हैं पूरी तरह से। प्यूबर्टी की वजह से हमारा जो बॉडी है वो अडल्ट साइज का होने लगता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगती है, हमारी जो थिंकिंग है वो और ज़्यादा आइडियलिस्टिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होने लगती है, एंड ऑल द थिंग्स यू ऑल नो ऑफ कोर्स। अभी आप एडोलेसेंस के एज में हो या फिर आपने अभी जस्ट क्रॉस किया है इस एज को, सो यू नो ऑल। फिर भी आप पढ़ सकते हैं ना पिछले लेक्चर में। नाउ अभी जो हमें बेसिकली अभी सेकेंड लेक्चर में जो चीज़ें पढ़नी है वो है बेसिक इश्यूज़। इश्यूज़ क्या क्या, बेसिक इश्यूज़ है क्या एक्चुअली में। तो देखो, सबसे पहले तो थ्योरी क्या होता है। तो थ्योरी क्या होता है, कोई बताएगा। थ्योरी एक ऑर्डरली या फिर एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, ठीक है। मतलब एक वो स्टेटमेंट्स, क्योंकि स्टेटमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन
कुछ स्टेटमेंट्स जो कि एक ऑर्डरली मैनर में लिखे होते हैं, एक पर्टिकुलर मैनर में लिखे होते हैं, पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि ऑर्डरली इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करे या उस चीज़ को एक्सप्लेन करे या उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करे एंड प्रिडिक्ट्स द बिहेवियर। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो चीज़ हो रही है उस चीज़ को डिस्क्राइब करे, एक्सप्लेन करे और प्रिडिक्ट करे, तो वो हमारा थ्योरी होता है। तो यू ऑल गेट इट नाउ? अरे यार मैं इतना सीरियस होकर पढ़ा रही हूँ, आई एम सो सॉरी मैं ज़्यादा बोर तो नहीं कर दिया मैंने? मैं तो एकदम ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल जैसा पढ़ा रही हूँ, बाय गॉड सॉरी फ्लो में बह गई यार, पता ही नहीं चला। तो देखो थ्योरी एक ऑर्डरली इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है और प्रेडिक्ट करता है। थ्योरीज क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ तो थ्योरी एक ना इम्पॉर्टेंट टूल है हमारे लाइफ का बिकॉज ऑफ द टू रीजंस। पहला कि दे प्रोवाइड ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क्स। अब मैं ये जो पढ़ा रही हूँ ना, ये जस्ट ना ऐसे ढलने के लिए है कि जैसे कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन से करते हैं ना, तो वही चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज थ्योरी एंड व्हाई थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट, राइट? लेकिन फिर भी मैंने ये बोल दिया कि नहीं आएगा एग्जाम में, तो ये नहीं कि तुम अभी स्किप कर दोगे, है ना, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा पढ़ लो तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, थ्योरीज क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूँ कि मतलब ये बच्चों को ऑब्जर्वेशन, जब क्योंकि अभी हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा मकसद है चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करना। मतलब कि बच्चों को ऑब्जर्वेशन करते वक्त ये एक हमें दे प्रोवाइड ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क्स। अदर वर्ड में बोलूँ तो ये हमें कि हम जो देख रहे हैं उसको गाइड करते हैं और उसको एक मतलब प्रोवाइड करते हैं कि हम जो चीज़ देख रहे हैं बच्चों के ऑब्जर्वेशन के वक्त उस चीज़ को गाइड करते हैं और उस चीज़ का मतलब हमें एक बताता है। सेकेंडली कि थ्योरीज जो है वो क्योंकि रिसर्चर्स के द्वारा वेरीफाइड होती है, often served as a sound basis for practical actions. Now, once a theory helps to understand development, we are in a much better position to know how to improve the welfare and treatment of children. अगर हमें पता चल गया कि अगर अभी हालांकि नहीं पता चला होगा बट फिर भी समझ लो कि तुम्हें पता चल गया कि थ्योरीज जो है डेवलपमेंट को समझने के लिए कितना ज़रूरी है। बिकॉज थ्योरीज ना हो तो हम सब कुछ अपने आप से ही मानने लगेंगे, राइट? या कि हम सब कुछ अपने आप से ही मानने लगेंगे, लेकिन नहीं, हमारे पास थ्योरीज है। एक पर्टिकुलर बुक्स में एक कहीं लिखा हुआ है, मतलब थ्योरीज जो है वो बड़े बड़े रिसर्चर साइंटिस्ट ने, उन्होंने भी हमारे जैसे एक नॉर्मल इंसान थे बट उन्होंने नॉर्मल हमारे जैसे ही उस चीज़ को बहुत सालों तक ऑब्जर्व किया, उस पर गए, तब जाके उन्होंने उस चीज़ को थ्योरी में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो फिर थ्योरी जो है डेवलपमेंट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब थ्योरी हेल्प करता है पर्टिकुलर डेवलपमेंट को समझने के लिए। अगर हमें पता चल गया कि थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है तो हम ये जान सकते हैं कि कैसे चिल्ड्रन के ट्रीटमेंट एंड वेलफेयर को करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग कि देखो बहुत सारी थ्योरीज है, बच्चों ने बोल रही हूँ, लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी थी, लेकिन ऑलमोस्ट जो जितनी भी सारी थ्योरीज है ऑलमोस्ट आके तीन बेसिक इश्यूज में आकर अब खड़ी हो जाती है सारी थ्योरीज। ठीक है, बेसिक इश्यूज यानी कि उन सभी थ्योरीज में तीन बेसिक इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे कि जिसमें वो सबके अलग अलग है। कुछ का मानना है कि क्या कोर्स ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। मतलब कई लोग मानते हैं कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस होता है और कुछ लोग मानते हैं कि डिसकंटिन्यूस होता है। फिर सेकंड इश्यू ये है कि क्या वन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट जो है सभी बच्चों को कैटेगराइज करता है या और भी पॉसिबल कोर्सेज है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है तो वही डेवलपमेंट काफ़ी है, मतलब एक ही तरह का डेवलपमेंट सभी बच्चों में हो रहा है, क्या ऐसा है, या फिर हर बच्चों में अलग अलग तरह से डेवलपमेंट कैटेगराइज होता है। तो कुछ ऐसा भी मानते हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि कईयों का मतलब कई कहते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं भाई सभी बच्चों में एक ही तरह से डेवलपमेंट होते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, हर बच्चा यूनिक है, सबके अंदर अलग अलग तरह से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये दूसरा इशू। थर्ड इशू सबसे सच अ बिग इशू एंड फेमस वन कि क्या जेनेटिक फैक्टर डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये नेचर नर्चर वाला टॉपिक है एंड आई थिंक ये आपने क्लास में भी सुना होगा। अगर आप क्लास में होंगे, क्लास अटेंड करते होंगे तो आपने ये टॉपिक सुना ही होगा, राइट? नहीं सुना तो यहाँ पे आप सुन लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको भी डिटेल में बताऊंगी, एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपन लोग कि तीन इश्यूज को अभी हम ना ऐसे समझेंगे। ठीक है यार, इतने में मेरी हालत टाइट हो गई, लो कर लो बात। ओके, थोड़ा आराम से बोलती हूँ यार।
चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर छोटा रहेगा, सो डोंट वरी। अच्छा, एक और राय कि मैं ज़्यादा छोटे वीडियोस तो करती हूँ या ज़्यादा बड़ी करती हूँ या ठीक करती हूँ? ओके, ऐसा बताना मुझे, हाँ, उसके हिसाब से मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगी। नाउ अब फर्स्ट इशू क्या था कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। अब मैं साइंटिस्ट तो हूँ नहीं कि आपको बता दूंगी कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, बट हम इतना जान सकते हैं कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट क्या होता है और डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट क्या होता है। सो कंटिन्यूस डेवलपमेंट क्या होता है? कंटिन्यूस डेवलपमेंट नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि वो डेवलपमेंट जिसमें जो कि ग्रेजुअली हो रहा है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट जो है उसमें कंटिन्यूस है, यानी कि जिसमें हम डेवलपमेंट को एज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस की तरह देखते हैं, यानी कि वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस में यही होता है। जैसे कि हम कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हमने फर्स्ट क्लास, फिर सेकेंड क्लास, फिर थर्ड क्लास पढ़ी, फोर्थ, फिफ्थ, तो हम लोग अभी कंटिन्यूस स्टडी करके आए हैं। कई बार ऐसा होता है हम 2-3 बीच में क्लास छोड़ के कर देते हैं ड्यू टू सम रीजंस, है ना, कि नहीं मिलता एडमिशन एंड डॉट। सो कंटिन्यूस डेवलपमेंट में ये हो गया कि मतलब हम पर्टिकुलर स्किल्स में ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहे हैं। तो यही लिखा है ना, विद दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज। एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल, अब किसी बच्चे की हाइट जो है ईयर बाय ईयर हर साल इंचेस ऐड हो रही है, मतलब कि हर साल एक पर्टिकुलर बच्चे का हाइट जो है वो बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन हर साल इंचेस में प्लस हो जा रहा है उसके हाइट। और ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं भाई वो तो क्लास में सबसे छोटा था, अचानक से 10th में आके एकदम सबसे बड़ा हो गया, ऐसा भी होता है, तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। बट कंटिन्यूस में क्या होता है कि चाइल्ड का जो हाइट है वो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कंटिन्यूस डेवलपमेंट का एग्जाम्पल हो गया। आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड वन मोर एग्जाम्पल कि सपोज बच्चा जो है पहले क्रॉल करता है, क्रॉल करना सीखता है, फिर वो एक बार क्रॉल करना सीख गया, फिर वो खड़ा होना सीखता है, उसके बाद फिर वो चलना सीख जाता है। तो इसमें देख रहे हो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि बच्चा जो है ग्रेजुअली वॉक करना सीख रहा है। दे आर ग्रेजुअली लर्निंग हाउ टू वॉक, कैसे वॉक करना है उस चीज़ को वो ग्रेजुअली सीख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अचानक से ही बस चलने लग जाए, बट ऐसे टैलेंटेड बच्चे होंगे। बट ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप करके वो उसने चलना सीखा, तो दिस इज अ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, राइट। नाउ डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट में क्या होता है कि डेवलपमेंट जो है एक पर्टिकुलर स्टेज में आकर डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि एक यूनिक स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है, और जो डेवलपमेंट है वो एक स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक एज में आके होता है। जैसे मैंने बोला ना कि एक बच्चा जो है वो क्लास में सबसे छोटा है, 10th क्लास में आते ही अरे यार ये तो सबसे लंबा हो गया, ऐसा होता है। ऐसा हुआ था एक बार, ऐसा हमारी क्लास में भी था कि एक मतलब वो नॉर्मल था और 10th में आके इतना खंबा जैसा हो गया, लंबा हो गया। तो फिर ऐसा होता है, तो वो डिसकंटिन्यूस में हो जाएगा कि जो चेंजेस इन द सेंस डेवलपमेंट है वो एक यूनिक स्टेजेस में आकर हो रहे हैं उस पर्टिकुलर बच्चे में, एक पर्टिकुलर टाइम में, स्पेसिफिक टाइम या फिर स्पेसिफिक एज में आकर हो रहा है, तो वो हमारा डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट है। और यानी कि और इस टाइप में ऑफ डेवलपमेंट में चेंजेस जो होते हैं वो सडन होते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर में कुछ बच्चे जो है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं चलना, ये चीज़ देखा होगा, 8 महीने में ही सीखना, चलने लग गए, बोलने लग गए। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने 1 साल में भी नहीं चल पाते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट। सो ये इश्यूज है कि कईयों का मानना है कि नहीं डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता है, कईयों का मानना है कि नहीं भाई डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है। तो हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली एंड ये आ सकता है डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। सो होप यू अंडरस्टैंड। नाउ हमारा सेकेंड इशू था वन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट और मैनी। ये था ना कि क्या एक ही कोर्स ऑफ डेवलपमेंट सभी बच्चों में अप्लाई हो जाएगा या फिर सब में अलग अलग होते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं इसमें क्या होता है। देखो इसमें कुछ यूं हाल है कि स्टेज थ्योरिस्ट ने सॉरी यार ज़्यादा स्पीड तो नहीं पकड़ ली मैंने, ये अज्यूम किया कि मतलब कुछ ऐसे थ्योरिस्ट थे, स्टेज उन्होंने ये अज्यूम किया कि जो कहीं भी बच्चे हैं, कहीं भी एवरीवेयर जो चिल्ड्रन है वो एक ही तरह के डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं। दे फॉलो सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉग्निशन डोमेन जो हमने पढ़ा था ना, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल, इमोशनल,
जैसे कि अगर कॉग्निशन डोमेन की बात करें तो स्टेज थ्योरिस्ट ने कॉग्निशन में ना कॉमन बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से दैट लेट्स चिल्ड्रन टू रिप्रेजेंट देयर वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेक बिलीव इन प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड। मतलब कि इन्होंने कहा, ज़्यादा बोरिंग तो नहीं कर दिया ये? ओके, आई विल ट्राई डोंट वरी। तो मतलब कि पहले इस टाइप के थ्योरिस्ट जिनका मानना था कि नहीं, कहीं भी बच्चे जो है, जितने सारे बच्चे हैं एवरीवेयर, जितने भी बच्चे हैं वो एक सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉग्निशन के फील्ड में देखें तो कॉग्निशन के फील्ड में उन्होंने कॉमन बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स निकालने की कोशिश की है कि कॉग्निशन के फील्ड में बच्चे जो है वर्ल्ड को माइट ट्राई टू आइडेंटिफाई कॉमन बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट लेट चिल्ड्रन टू रिप्रेजेंट देयर वर्ल्ड। कि जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज के थ्रू वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ कोर्स है ना, लैंग्वेज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड को, और मेक बिलीव प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, ऐसा उनका मानना है कि मतलब इतना समझ में आ गया ना कि वो सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं बच्चे। एट द सेम टाइम कुछ का ऐसा मानना है कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ ग्रो अप होते हैं, सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट के साथ ग्रो नहीं होते हैं। दे हैव यूनिक एक्सपीरियंसेस एवरी चाइल्ड। तो एट द सेम टाइम सम बिलीव दैट चिल्ड्रन ग्रो अप इन डिस्टिंक्ट कंटेक्स्ट, ठीक है, या फिर यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक and environmental circumstances that can result in different paths of change। यानी उनका मानना है, ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी बोला कि जो बच्चे हैं वो हर एक बच्चे का, हर एक चाइल्ड का जो एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, डिस्टिंक्ट कंटेक्स्ट होता है, यानी कि वो यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस से बनते हैं। एक तो जेनेटिक भी हो गया, जेनेटिक के साथ साथ इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल का यूनिक कॉम्बिनेशन से बच्चे बनते हैं। सभी बच्चों का जेनेटिक सेम तो होगा नहीं, सबका अलग अलग बच्चे हैं तो उनका जेनेटिक और अलग अलग जगह रह रहे हैं तो उनका इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस सबका अलग अलग यूनिक होता है, राइट। तो इसकी वजह से उनके जो पाथ ऑफ चेंज है, मतलब उनमें जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो भी यूनिक रहता है, वो भी हमेशा बाकियों से अलग रहता है, वो सेम सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक बहुत ही शाय चाइल्ड है, लाइक क्या बोलूँ, लाइक मी मान लो, एंड रियली आई वाज टू शाई एक टाइम पे, बट नाउ मैं थोड़ा डेवलप करने रही हूँ, ज़बरदस्ती डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रही हूँ। सो सपोज एक शाय चाइल्ड है, उससे सोशल इंट्रैक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑफ कोर्स वो शाय है, शर्मीला बच्चा है, तो वो ऐसे अनजानों से जल्दी बातचीत नहीं करेगा, वो घुल मिल नहीं पाएगा। जबकि दूसरी तरफ एक उसी का साथी है, उसी का एजमेट है, जो कि दूसरे लोगों से बहुत ही आराम से बातचीत कर पा रहा है, बहुत ही आराम से, बहुत ही जल्दी घुल मिल पा रहा है। तो ये क्या है, जबकि दोनों तो सेम एज के बच्चे हैं, तो ये क्या है, ये यही कहना चाह रहे हैं, ये सबका अलग अलग कंटेक्स्ट होता है, उनका जेनेटिक और एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस ही डिपेंड करता है। तो उनका अलग होगा, यूनिक होगा, जेनेटिक और एनवायरमेंटल, तभी तो उनमें अब एक सेम एज के बच्चे हैं फिर भी उनमें अलग अलग बिहेवियर्स है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट कंटेक्स्ट। ठीक है, सो अ शाय चाइल्ड हू फियर्स सोशल एनकाउंटर्स डेवलप्स इन अ वेरी डिफरेंट कंटेक्स्ट फ्रॉम दोज ऑफ अ सोशिएबल एजमेट हू रेडीली सीक्स आउट अदर पीपल। तो ये क्लियर है? होप क्लियर है। नाउ कम्स टू आवर थर्ड इशू। थर्ड इशू क्या था? नेचर एंड नर्चर वाला, and that is relative influence of nature and nurture. Okay, relative influence of nature and nurture. Okay, यहाँ पे मतलब नेचर नर्चर का मतलब मैं पहले बता दूँ। नेचर का मतलब यहाँ पे वो नेचर नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है। नेचर का मतलब यहाँ पे नेचर का मतलब है जेनेटिक से, कि इस इशू में क्या था कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो जेनेटिक्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है या इन्वायरमेंट से, उनके जहाँ जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। किससे इन्फ्लुएंस होता है? कईयों का मानना है कि नहीं, जेनेटिक का ज़्यादा मेन रोल है उनके डेवलपमेंट में, कईयों का मानना है कि नहीं, इन्वायरमेंट का ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर जेनेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पेरेंट्स से हमारे जीन्स आते हैं, और नर्चर जो है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ मैं फिर से बोलना चाहूँगी, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया जाए। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया, उन्होंने क्या, मैं नहीं बताया। बाय नेचर हमारा मतलब है कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो कि हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं कंसेप्शन के वक्त, राइट। और नर्चर से हमारा क्या मतलब है, वो कम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द सोशल एंड फिजिकल वर्ल्ड जो कि हमारे बायोलॉजिकल मेकअप और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को क्या, जो कि हमारे बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस इसको इन्फ्लुएंस करता है बिफोर एंड आफ्टर द डेथ। यानी कि ये सोशल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारे साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो हमारा नर्चर हो गया। बेसिकली ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट की तरफ इशारा कर रहा है, राइट। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि नहीं, नेचर का लार्जेस्ट इन्फ्लुएंस रहता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, बिकॉज क्योंकि जो हम हेरिट करते हैं बिकॉज ऑफ द अमाउंट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ठीक है। जो चीज़ें हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है उनके हिसाब से। तो देयर इज़ बायोलॉजिकल एविडेंस फॉर दिस, ठीक है। लाइक बायोलॉजिकल एविडेंस भी है उनके पास, ऐसा वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि हम खुद देख भी सकते हैं कि ज़्यादातर देखा होगा कि जब कोई बच्चा होता है तो हम बोलते हैं अरे ये तो पापा पे गई है, अरे ये तो मम्मी पे गई है, अरे ये तो दादा पे गया है, इस तरह से। तो वो क्यों होता है कि वो बेसिकली जीन्स की वजह से ही हो रहा है कि हमारा लुक जो है, हमारे बाल का कलर, हमारा बॉडी शेप और टाइप, तो वो हमारे पेरेंट्स पे ही जाता है ज़्यादातर। तो ये सारी चीज़ें उसी के थ्रू, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स के जीन्स की वजह से ही आता है। तो इसलिए और हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे कुछ ट्रेट्स जो है वो भी हमारे पेरेंट्स से आता है। लाइक हमारे पेरेंट्स जैसे ऐसा होता है ना कि आर्मी फोर्सेस वगैरह में है तो वो बच्चा बोल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एंड जस्ट लाइक दैट। एंड कोई जैसे कि पेरेंट्स सिंगर होगा तो वो बच्चे में भी टैलेंट आ जाता है, ट्रेट आ जाता है। कोई किसी के पेरेंट्स, फादर या मदर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस वाले होंगे, राइट, मतलब एग्रेसिव टाइप के होंगे, तो बच्चे के पास भी वही ट्रेट आ जाता है। ट्रेट यानी कैरेक्टर आ जाता है। तो उनका मानना है कि तो नेचर है जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चे के डेवलपमेंट पे, नेचर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, ऑन दी अदर हैंड नर्चर इन्वॉल्व्स लर्निंग फ्रॉम एनवायरनमेंट वी आर इन एंड अडॉप्टिंग इनटू आवर सिचुएशन। दूसरी तरफ कुछ लोग का मानना है कि नहीं, नर्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नर्चर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट में, क्योंकि जो नर्चर है उसमें हम इन्वायरमेंट से कुछ सीख रहे हैं। नर्चर में क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट से कुछ सीख रहे होते हैं। कौन से इन्वायरमेंट में? जहाँ हम रह रहे होते हैं, जहाँ वो बच्चा रह रहा है, जहाँ वो अडाप्ट हो रहा है, उस इन्वायरमेंट से ही बच्चा सीखता है, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे, ऐसा मानना है। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रेट की बात करें जो कि एक बच्चा इन्वायरमेंट से सीखता है, वो है एसेंट। ऑफ कोर्स एसेंट कि वो सपोज मतलब एज वी लर्न टू स्पीक, जैसे कि हम बोलना, बच्चे सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड उनसे होते हैं जो कि उनके आसपास जैसे लोग बोल रहे हैं। लाइक फादर मदर ऑस्ट्रेलिया के हैं बट वो इंडिया में आके शिफ्ट हो गए, वो अब इंडिया में रह रहे हैं और उनका बच्चा भी इंडिया में हुआ है। तो बिकॉज उनका सराउंडिंग अब इंडिया में है, इंडिया में रहने वाले दिल्ली में रह रहा है, तो इंडिया में रहने वाले दिल्ली में रह रहा है, तो उनका सराउंडिंग उस वक्त हिंदी होगा, तो उसका बच्चा जो है वो हिंदी ही सीख जाएगा। तो यहाँ पे जेनेटिक काम नहीं कर रही है, यहाँ पे इन्वायरमेंट ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चे को कि वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया का है पर वो हिंदी बोल रहा है बिकॉज ऑफ हिज और हर सराउंडिंग, इजंट इट, राइट। तो यही है नेचर नर्चर का डिबेट। आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और इसको और ज़्यादा नॉवेल्स की तरह पढ़ सकते हैं, लाइक डिबेट ऑन नेचर एंड नर्चर। ओके, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं बिकॉज ये आता है, क्वेश्चन वो आता ही है, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आता है। नाउ सम theorists emphasize stability, that children who are high or low in characteristics will remain so at later ages.
सो दीज आर जनरली ड्यू टू हेरिडिटी। मतलब कुछ थ्योरिस्ट का ऐसा मानना है कि कुछ बच्चों में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में वो हाई होते हैं, लो होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। लाइक वो बोल नहीं पाते, उन्हें बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, उनकी कभी कभी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होता है बच्चे को बचपन से ही, है ना, एनजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम जो होता है वो आगे तक भी, लेटर एजेस तक भी वैसे ही रहते हैं जैसे वो स्टार्टिंग में थे। तो ये हेरिडिटी की वजह से होता है, ऐसे कुछ का मानना। और कुछ कहते हैं कि नहीं, if they regard environment as important, they usually point to early experiences as establishing a lifelong pattern of behavior. They usually point to early experiences as establishing a lifelong pattern of behavior। कि मतलब कि सराउंडिंग के हिसाब से, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कोई कुछ चीज़ें हम जल्दी सीख लेते हैं, ऐसा होता है ना। हाँ, कुछ चीज़ें हम जल्दी सीख लेते हैं और वो जो हमने सीख लिया वो लाइफ लॉन्ग तक रहता है हमारा वो सीखा हुआ। तो ये चीज़ कहना चाहता है। सो या अभी के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हिट अ लाइक बटन, कमेंट फॉर एनी रिकमेंडेशन। दैट्स इट। बहुत थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मेरे थकने के लिए एक लाइक प्लीज। दैट्स इट।